बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। अर्राई टीवी से आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐवान खलक। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान, सियासी बहरान तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त जो एक अदालती बहरान ने सर उठाया है वो बहुत ज़्यादा एक डेंजरस पोजीशन पे चला गया है कि हमारी अदालतें और जो पार्लियामेंट है वो आमने सामने हैं। इसका क्या नतीजा निकल सकता है, क्या हो सकता है, इसके नुकसानात जो हैं वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ आज हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं मियां खालिद हबीब इलाही साहब। 2 दफ़ा डिप्टी अटार्नी जनरल पाकिस्तान रह चुके हैं। वो इस सिस्टम का हिस्सा भी रह चुके हैं, कह लें कि हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, और इसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबर हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो अदालती बहरान शुरू हुआ है इससे किधर जाता नज़र आ रहा है, और इसमें आप क्या समझते हैं कि कौन इसमें ज़िम्मेदार है। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब, बहुत शदीद अदालती बहरान जो शुरू हो गया है। सुबह अदालत कोई हुक्म देती है, दोपहर को 2 घंटे बाद जो है पार्लियामेंट में कोई ना कोई एक नया शोशा खड़ा हो जाता है। क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्या हालात जो बन रहे हैं? देखिए वसीम भाई, ये अदालती बहरान नहीं है, ये आइनी बहरान है। ठीक है। उसकी बेसिक वजह ये है कि बड़ी क्लियर कट सूरत हाल है कि इलेक्शन जब भी होने हैं वो अगर असेंबली मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर होने हैं जी। और अगर मीनवाइल असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है तो 90 दिन के अंदर होने हैं। जी। इसमें आइन में कोई अभाम नहीं है। ठीक है। अब हमारी आला अदालतें बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये चाह रही हैं कि आइन की जो रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। जी बिल्कुल। जबकि मौजूदा हुकूमत जो है वो वन वे और द अदर वे इलेक्शन से फरार इख्तियार करना चाह रही हैं, जिस वजह से वो अदालती अहकामात को भी नज़रअंदाज कर रही हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी की मुर्तकब हो रही हैं। तो अगर वो उनका रवैया यही रहता है तो मैं तो अब तक तो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को टॉलरेट किया कि किसी न किसी तरह ये समझें सूरत हाल को और अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करें। जी। लेकिन हुकूमत जो है वो उस सुप्रीम कोर्ट के इस अच्छे रवैये का कोई जो है पॉजिटिव रिस्पांस नहीं ले रही। जी। तो अगर यही रवैया रहा तो फिर ज़ाहिर है पहले की मिसालें भी मौजूद हैं कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुक्म अदूली करता है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है और वो डी-सीट होता है और उसके लिए नाअहल भी किया जाता है। जी। तो अब थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ है कि वज़ीर आज़म साहब को किसी ने मशवरा दिया या उनकी अपनी सोच है कि भाई मैं अकेले ये ज़िम्मेदारी क्यों उठाऊं। तो चूँकि मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है, इत्तेहादी PDM की इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, उसमें दूसरे वज़रा भी शामिल हैं पार्टियों के, तो इसलिए वज़ीर आज़म ने अपने से बोझ उतार के काबीना पे डाल दिया कि काबीना से फैसला मुस्तरद कराया जी अब सुप्रीम कोर्ट का। अब क्वेश्चन ये है कि आप राय तो दे सकते हैं कि भाई ये फैसला ऐसे नहीं होना चाहिए या ये मुनासिब नहीं है या मौजूदा हालात में काबिल अमल नहीं है, इस तरह का तबसरे की गुंजाइश तो मौजूद है। जी। लेकिन काबीना को या वज़ीर आज़म को या इवन पार्लियामेंट को ये किस कानून के तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुस्तरद करते हैं। जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और अगर उनका रवैया यही रहा तो फिर कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए आला अदालतों को इस पे एक्शन
लेना पड़ेगा। यानी कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म के साथ पूरी जो काबीना है वो भी जाएगी। वो चूँकि फैसला मुस्तरद किया काबीना ने, जी, जिनको ये इखलाकी, कानूनी, आईनी किसी भी लिहाज से उनको ये इख्तियार नहीं है कि वो अदालत के फैसले को मुस्तरद करें, तो फिर उनको सबको उसमें जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई को फेस करना पड़ेगा। ये सब अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया है, गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म दिया कि आप जो है ना पैसे दें इलेक्शन कमीशन को, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें भी हुकूमत कोई आगे से जो रजिस्ट करेगी? देखिए, हुकूमत की तो अटमोस्ट यही कोशिश है, यही प्लानिंग है कि अपने से मसला टाल के कभी ब्यूरोक्रेसी पे, कभी पार्लियामेंट पे, कभी काबीना पे डाल रही है। तो काबीना तो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पाबंद होती है और उसकी प्लेयर के साथ ही को मिनिस्टर जो है कंटिन्यू कर सकता है, बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो ऐसे नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ने ये तो एट द मोस्ट 5 साल पूरे कर लेंगे और इन्होंने जाना ही जाना है। ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क को चलाना होता है और उन्होंने रहना होता है। तो वो तो एक आईनी अदारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, उसके हुक्म अदूली की मैं नहीं समझता कि कोई सिविल सर्वेंट जो है वो सोच सकता है। उन्होंने ओबे ऑर्डर को करना ही करना है अपने पार्ट पे। आगे फिर उसमें हुकूमत जो है या हुकूमती वज़रा जो है वो उसमें रोड़े अटकाते हैं किस वन वे और द अदर वे, उसके वो जिम्मेदार खुद होंगे। नहीं मियाँ साहब, जो इस वक्त पोजीशन है उसमें लगता नहीं है कि हुकूमत जो है कोई 21-22 ग्रेड के अफसर को जो कुर्बान करने के चक्कर में है? नहीं, कोई अफसर उस पे जो अगर वो नहीं करते, कोई अफसर कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता। वो तैयार होते नहीं होते। हुकूमत तो है ना जिबा करने के लिए तैयार बैठी। नहीं, हुकूमत कैसे जिबा करेगी? हुकूमत ये कहेगी कि भाई आप अगर उनको वो कहें, अगर कोई ऐसा ऑर्डर कहती है तो वो कहेगा जी मुझे तहरीरी तौर पे दे दें, तो फिर मैं आपके हुक्म पे अमल करूंगा और ये देखूंगा कि आपका हुक्म जो है वो कानून के मुताबिक है, क्योंकि अदालतों के ये पहले से फैसले मौजूद हैं कि सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी मुल्क के अंदर जो स्टेट फंक्शनरीज हैं वो कोई गैर कानूनी हुकूमत का हुक्म मानने के पाबंद नहीं है। उन्होंने विद इन द 4 कॉर्नर ऑफ लॉ जो है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। ठीक हो गया मियाँ साहब, अबूरी हुकूमत के, पंजाब हुकूमत के जो है दिन पूरे हो गए ऑलमोस्ट। जी, वो रात 90 दिन पूरे हो गए। तो अब आगे क्या होगा इसमें? देखिए, अब इसमें 2 सूरतें होती हैं। एक तो जब भी कभी वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो जी, अगर उसका ऑफिस वेकेंट होता है, रिज़ाइन से हो या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हो या किसी भी नाअहली की वजह से हो, तो ये प्रैक्टिस पहले से मौजूद है, बल्कि बाज़ जगहों पे आइन में भी ये लिखा हुआ है कि वो अपने जानशीन के आने तक अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। तो एक तो ये सूरत है कि अब मौजूदा सीएम जो है वो जब तक इलेक्शन नहीं होते और सीएम मुंतखब होके नहीं होता तो ये वो इसकी इंटरप्रिटेशन यही करेंगे कि उस वक्त तक ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि जब वज़ीर आला ना हो किसी भी वजह से, वो रिज़ाइन कर जाए और वो कंटिन्यू करने के लिए तैयार ना हो और वो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो बैरून मुल्क चला जाए, तो ऐसी सूरत में स्पीकर जो है वो बतौर एक्टिंग वज़ीर आला अपने फ़राइज़ सरअंजाम देता है। तो इस वक्त स्पीकर मौजूद है, क्योंकि स्पीकर असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं। सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए, तसलसल को बरकरार रखने के लिए, चाहे कौमी असेंबली का स्पीकर हो चाहे सूबाई असेंबली का स्पीकर हो, वो अपने ऑफिस से बरकरार रहता है जब तक नई असेंबली, नया स्पीकर नहीं आ जाता। मतलब इस वक्त स्पीकर जो है वो अपनी पोजीशन पे है। अब इस माहौल में चाहे केपी के स्पीकर साहब हों या पंजाब के असेंबली के स्पीकर साहब हों, उनका रोल अहम हो जाता है। ठीक हो गया। तो मियाँ साहब, इस वक्त जो कह लें कि मज़ीद कानून साजी जो असम्बली में की जा रही है, बार बार जो किए जा रहे हैं, अब देखें 2 तरह की वहाँ पे आ रहे हैं मामलात। एक तो रेजोल्यूशन की सूरत में आ रहे हैं,
रेजोल्यूशन की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, कोई बाइंडिंग नहीं होती कि दूसरे उसके ऊपर अमल दरामद करने के पाबंद हैं जी। तो दूसरा है कि जो वो लेजिस्लेशन करते हैं तो लेजिस्लेशन उस वक्त तक तो कंप्लीट नहीं होती, कानून कोई भी नहीं जो है वो मार्ज वजूद में आता जब तक वो कौमी असम्बली, फिर सेनेट और फिर सदर उसके ऊपर सिग्नेचर न कर दे, या सदर के पास जितनी आईनी मुद्दत है वो उसके अंदर उस पर साइन ना करे और वैसे ही पड़ा रहने दे। फर्स्ट फेज में वो 14 दिन तक उनके पास होता है, अगर वो वापस भेज दे तो फिर दोबारा 10 दिन तक उनके पास होता है, तो वो 10 दिन तक ना साइन करें तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो कानून बन जाता है। तो लेकिन वो अभी तक जो पिछले 2-4 रोज में पार्लियामेंट में हो रहा है, किसी को कोई कानून बनने के प्रोसेस से वो अभी तक गुजर के कानून नहीं कोई भी चीज नहीं बनी। बिल्कुल, अभी तक करारदादें ही हैं सर, करारदादें, ठीक, करारदादें कह लें और दूसरा बिल कह लें, हाँ। यानी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो उनको वो घुमाए जा रहे हैं। मियां साहब, ये जो अभी यहाँ जहाँ से ये कह लें कि आईनी बहरान एक शुरू हुआ कि ये फैसला 3-4 का है, 4-3 का है, जो बेंच इतने का होना चाहिए, इतने का होना चाहिए, इसकी एक्चुअली मैं चाहूँगा कि थोड़ा नाजरीन के सामने को पोजीशन क्लियर कीजिएगा कि इसका क्या स्टेटस है और क्या कहना चाहेंगे इस पे आप। ये देखें, इब्तदा में ये बेंच जो है जब इलेक्शन के हवाले से कार्रवाई शुरू हुई तो कि 90 दिन के अंदर क्यों नहीं हो रहे, तो इब्तदाई तौर पे 9 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था। बिल्कुल। तो उसमें से 2 जज जो है वो अपने तौर पे अलग हो गए, फिर 7 जज जो है वो रह गए। 7 जजेस से भी 2 जो है वो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। तो लेकिन बाद की डेवलपमेंट में जो है वो 5 रुकनी और फिर 3 रुकनी पे आ गए। सारे बाद के अहकामात जो है वो 3 रुकनी के हैं, लेकिन ये तरफा तमाशा ही इसको कहा जा सकता है कि इतने काबिल एहतराम शख्सियात, कानून के नामवर जो है वो शख्सियात होती हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ठीक है, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का हक भी हर किसी को हासिल होता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोगों की बाज़ अदारों के बारे में तवक्कुआत बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो उन अदारों को और उन अदारों के जो ज़िम्मेदारान होते हैं उनको रोल मॉडल के तौर पे वो देखते हैं। बिल्कुल ऐसे। जिनमें ख़ास तौर पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके बारे में लोगों की तवक्कुआत यही होती हैं। हर मुल्क में ही, हर मुआशरे में ही अदालत उस्मा जो है उसको सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया जाए या कोई और भी नाम दिया जाए, तो वो हर मुआशरे में काबिल एहतराम और इंतहाई मुअस्सर अदारा होता है और लोगों की उसी पे नजरें होती हैं इंसाफ के असूल के लिए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मौजूदा कंट्रोवर्सी में हमारे नहायत ही काबिल एहतराम जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस तरह की जो है वो किए मामलात किए जिससे सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो है वो लोगों की नज़रों में इमेज कम हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब अदारे का तकद्दस, अदारे का वक़ार जो है जब तक बहाल नहीं होगा, जब तक बरकरार नहीं रहेगा, तो लोगों के ऊपर फिर उसकी उनके फैसलों के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्लॉग आ जाता है। बिल्कुल ऐसे होता है। तो मैं 1-2 मिसालें आपको देता हूँ। बहुत ही पहले जो मूवमेंट थी इफ्तिखार चौधरी की बहाली के हवाले से, उस मूवमेंट में भी जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का बहुत ही अहम रोल रहा, बल्कि वो चीफ जस्टिस साबिक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के स्पोक्समैन भी थे उन दिनों में, तहरीक के दिनों में। बाद में वो एलिवेट हुए हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने, फिर वहाँ पे
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने और वहाँ से एलिवेट होकर वो सुप्रीम कोर्ट में आए। जी बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स दी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब आके ख़ास तौर पर पब्लिक इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ पे और फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज़ पे उन्होंने बहुत अच्छी जजमेंट्स दी जो लोगों में बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद की गई। लेकिन इस मामले में आके उन्होंने भी उनकी जो ओपिनियन कहना चाहिए जो है वो डाइसेंटिंग नोट उन्होंने कहा और पहले उन्होंने जो है वो मुख्तसरन उस पे कह के अपने आप को बेंच से अलग किया और बाद में उन्होंने लंबा चौड़ा डाइसेंटिंग नोट लिख दिया। जी बिल्कुल ऐसे। और उसमें उन्होंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया कि ये फैसला जो है 7 रुकनी बेंच का, उसमें से 4 लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया जी। 3 लोग जो थे वो मिनॉरिटी में थे, तो इसलिए वो पिटीशन जो है वो डिसमिस हो गई जी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर अतर मिनल्ला साहब मोहतरम जज साहब की बात को मान लिया जाए तो ये तो कभी हुआ ही नहीं हिस्ट्री में। ना सिर्फ ये कि हमारे मुल्क में, बैरून मुल्क भी किसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ कि मेजॉरिटी व्यू रखने वाले जज जो हैं वो डाइसेंटिंग नोट लिखें। डाइसेंटिंग नोट जिसको हम उर्दू में इख्तलाफी नोट कहते हैं, इख्तलाफी नोट वही जज साहब लिखता है जो मेजॉरिटी व्यू के साथ इख्तलाफ करता है। तो जब उन्होंने इख्तलाफ किया तो उन्होंने इस बात को मान लिया कि मेजॉरिटी व्यू हमारे खिलाफ है, हम इस पे डाइसेंटिंग नोट लिखेंगे, इख्तलाफी नोट लिखेंगे। तो वो बाद में उन्होंने इसको 4-3 का कैसे बना दिया। दूसरा उसमें ये भी एक जो है कानून के हवाले से काबिल एतराज़ बात मौजूद है कि एक पर्टिकुलर डेट को गालबन 27 फरवरी थी जी, तो जिस पे मोहतरम जज साहब ने, अतर मिनल्ला साहब ने इख्तलाफ किया बेंच के साथ। तो लेकिन जब उस डेट तक के जो मामलात हैं वही उनके डाइसेंटिंग नोट में आने चाहिए थे जी। लेकिन उन्होंने बाद के 1 मार्च के मामलात को भी उसमें डिस्कस कर दिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। प्रजम्पशन जो है लॉ की वो तो ये है कि 27 फरवरी तक के मामलात जो है वही उस जजमेंट का हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो ये कैसे परज्यूम किया जाएगा कि मोहतरम जज साहब को 1 तारीख से पहले ही उस दिन वकू होने वाले हालात जो है उनका भी पता था। तो इसलिए मैं अपने मोहतरम जज साहबान से सबसे ही ये अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अदारे के लिए, मुल्की मुफाद के लिए वो इख्तलाफ राय का अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करे। लेकिन ये इख्तलाफ राय जजमेंट की सूरत में तो ठीक है जी, वो पब्लिक होना ही है जब जजमेंट के ज़रिए या इख्तलाफी नोट के ज़रिए वो लिखेंगे। लेकिन बाकी जो दूसरे ज़राए से जो बाहर आती हैं चीज़ें, ये ना उनके लिए बेहतर है, ना ये अदारे के लिए बेहतर है, ना ये मुल्क के लिए बेहतर है। तो वो आपस के बरादराना ताल्लुकात जो हैं, वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो किसी न किसी सतह पे उसको वर्केबल सूरत में बरकरार रखें। इसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बतौर अदारा भलाई है, इसी में पाकिस्तान की भलाई है, इसी में लोगों के लिए भलाई है। तो मैं दस्तबस्ता अर्ज़ करूँगा कि इख्तलाफ का हक महफूज रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का डेकोरम है, जो उसकी डिग्निटी है और जो उसका इत्माद है कौम का उनके ऊपर, खुदारा उसको डैमेज ना कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मियाँ खालिद हबीब इलाही साहब डिप्टी अटार्नी जनरल पाकिस्तान रह चुके हैं। उन्होंने बड़ी ही तफसीली जो इस पे बताया कि ये 2, 4, 3, 4, 5, 4 जो भी बातें डिस्कशन चल रही थी और जो आजकल आइनी बहरान है उस पर हमने बात की। नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।